नमस्कार। आज की बात में आज सबसे पहले बात करेंगे सियासत के सवालों की। असल में सवाल तो चीन से पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। पहले कई दिन कांग्रेस से सवाल पूछे, सरकार ने जवाब दिए। अब बीजेपी ने सवाल पूछे तो कांग्रेस ने 2 दिन से उनका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आज अपने पुराने सवाल फिर से पूछ लिए। बीजेपी ने कांग्रेस से जो सवाल पूछे, जो इल्जाम लगाए, उनके बारे में आपको बताता हूं। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में राजीव गांधी फाउंडेशन को प्रधानमंत्री राहत कोष से बड़ा फंड क्यों मिला। जिस राजीव गांधी फाउंडेशन चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्टीज में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, राहुल गांधी भी ट्रस्टी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन में प्रियंका गांधी से लेकर पी चिदंबरम तक सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ट्रस्टी हैं, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से दान मिला, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार ने पैसा दिया, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से फंड मिला, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से $3 लाख दान में लिए, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी रिलीफ क्यों दिया गया। बीजेपी ने पूछा कि राजीव गांधी फाउंडेशन के पास पैसे की क्या कमी थी जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उसे पैसा देना पड़ा। राजीव गांधी फाउंडेशन ऐसी कौन सी मुसीबत में फंसा था जिसे राहत देने के लिए प्रधानमंत्री ने सरकारी खजाने से पैसा दिया। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। सिर्फ बयानबाजी नहीं हुई, पूरे दस्तावेजों के साथ, सबूतों के साथ सवाल पूछे गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज सुबह सुबह कांग्रेस के खिलाफ एक बम फोड़ दिया। जेपी नड्डा ने खुलासा किया कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त राजीव गांधी फाउंडेशन को पीएम रिलीफ फंड से भी पैसा दिया गया। प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को राहत दी गई थी। एक बार नहीं, कई बार कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को राहत पहुंचाई। नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन के पार्टनर और डोनर्स की 2 लिस्ट सबूत के तौर पर सामने रखी। पहली लिस्ट 2005-2006 की है। इस लिस्ट में 12वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड लिखा है। नड्डा ने 2007-2008 की भी एक लिस्ट शेयर की। डोनर्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड लिखा है। जो बात जेपी नड्डा ने ट्विटर पर कही, उसी बात को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कैमरे के सामने सबूतों के साथ डिटेल में बताया। संबित ने कहा, यह तब हुआ जब सोनिया गांधी पीएम रिलीफ फंड की बोर्ड में थी और वो राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी थी। पीएम रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन 2005-2006 और 2007-2008 में दिया गया। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे। बीजेपी ने सवाल पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। खुद बोर्ड में रहते हुए सोनिया ने अपने ही फाउंडेशन को सरकारी खजाने से पैसा दान में दे दिया। एक कानून बनाया गया था कांग्रेस के समय में कि जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड होगा, उसके बोर्ड में सदैव ही कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो भी वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो, जो भी प्रेसिडेंट रहेगा कांग्रेस पार्टी का, वो बोर्ड में रहेगा। और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से जो पैसा रिलीज होता है किसी भी संस्था के लिए, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिलीज होता है। तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आप जानते हैं मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री केवल नाम मात्र के थे। सुपर पीएम कौन थी? ये राजीव गांधी फाउंडेशन एक परिवार का फाउंडेशन है। उसके बोर्ड में भी सोनिया गांधी है। शी चेयर्स द फाउंडेशन। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन में भी सोनिया गांधी। और जिस प्रकार से पीएम नेशनल रिलीफ फंड का पैसा ये डाइवर्ट होके जा रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन में, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। ये बहुत कुछ कहता है कि किस प्रकार संबित पात्रा ने एक और चौंकाने वाला इल्जाम लगाया। संबित ने कहा कि पीएम रिलीफ फंड का ऑडिटर भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था। संबित पात्रा ने बताया कि पीएम रिलीफ फंड के ऑडिटर रामेश्वर ठाकुर कांग्रेस के नेता रहे हैं। जब परिवार का खुलासा हो रहा है, क्यों नहीं वो खुलासा करने के लिए आती हैं? वो क्यों नहीं आके सफाई देती हैं? उनको सब पूरे दुनिया से माँ बेटे को सफाई चाहिए। प्रधानमंत्री बोले, आर्मी के चीफ बोले, वित्त मंत्री बोले, डिफेंस मिनिस्टर बोले, रक्षा मंत्री बोले, सभी बोले। ये ट्वीट खेलते रहते हैं। ये इतना बड़ा जो उजागर किया गया है, ये क्यों नहीं बोले? ये क्यों नहीं बोले? राजमाता है क्या कि आप नहीं बोलेंगे?
और बाकी सब बोलेंगे और आप चुप रहेंगे। बीजेपी ने ताबड़तोड़ इल्जाम लगाए, सबूतों के साथ लगाए, सीधे सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं बोला। पवन खेड़ा सामने आया, लेकिन ये कहकर निकल गए कि फिलहाल चीन से लड़ना है, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। आपस में हम चुनाव में फिर लड़ेंगे और हम भी बहुत कागज निकालेंगे, हम आपको वादा करते हैं। और इस तरह के कागज नहीं होंगे जो सार्वजनिक पटल पे होते हैं। हमारे पास भी कोई कमी नहीं है कागजों की। ये आरएसएस हो, ये विवेकानंद फाउंडेशन हो, ये इंडिया फाउंडेशन हो, ये सब सुन लो। आज वक्त नहीं है कि हम आपस में राजनीतिक लड़ाई लड़ें। आज वक्त है कि हम चीन को कर जवाब दें। उसके लिए पहले हमारे सवालों को सरकार को गंभीरता से सुनना होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर गांधी परिवार पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन का कल बीजेपी ने आरोप लगाया था कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनर की 2005-2006 की एक लिस्ट भी दिखाई थी। बीजेपी ने सवाल पूछा था कि क्या इस डोनेशन के बदले चीन को फायदा पहुंचाया गया था। अब क्या कहा जाए, ये दस्तावेज झूठे हैं। ये क्या सरकारी रिकॉर्ड से नहीं है? अगर झूठे हैं तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, लेकिन कोई जवाब तो आया नहीं, इसलिए शक और गहरा गया। सिर्फ प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को राहत नहीं दी गई। इससे पहले 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस वक्त अपनी पहली बजट स्पीच में मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को ऐलानिया तौर पर खजाने से 100 करोड़ की मदद की थी। 100 करोड़ बाकायदा बजट में इसका प्रोविजन किया गया था और बजट स्पीच में इसका ऐलान किया था कि सरकार राजीव गांधी फाउंडेशन को 5 साल तक हर साल 20 करोड़ रुपए की मदद करेगी। मतलब है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कांग्रेस की सरकार से पैसा शुरू से मिल रहा है। जब जब कांग्रेस पावर में आई, फाउंडेशन को सरकार से रिलीफ मिला, पैसा मिला, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया कि आखिर राजीव गांधी फाउंडेशन को सैकड़ों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से क्यों दिए गए। कल यह खुलासा हुआ था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने दिल्ली में चीन के दूतावास से पैसा लिया। चीन की सरकार ने लाखों डॉलर का डोनेशन दिया। चीन को फाउंडेशन से क्या फायदा होगा? चीन का फाउंडेशन से ऐसा क्या लगाव जो लाखों डॉलर दे रहा है? और बदले में कांग्रेस से चीन को क्या मिल रहा है? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं मिले। राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि चीन के लिए भारत के साथ व्यापार के सारे दरवाजे खोल देने चाहिए। चीन को भारत में व्यापार के लिए बढ़ावा देना चाहिए। इसका आधार क्या है? क्या दान के बदले राजीव गांधी फाउंडेशन चीन की पैरवी कर रहा था? इस सवाल का जवाब न राहुल गांधी ने दिया, न सोनिया गांधी ने, न प्रियंका ने, और न कांग्रेस कार्य समिति के किसी दूसरे नेता ने। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे नेता खामोश हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। आज कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेता तक सब बोले। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर आनंद शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम और ए एंटनी, सब ने अपने अपने वीडियो ट्विटर पर डाले। सब ने चीन की बात की, लेकिन जवाब कोई नहीं दिया। सवाल पूछे। ऐसा लगा कि बीजेपी के हमलों से परेशान कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एकजुट होकर हमला करने का फैसला किया। कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने 2 घंटे के भीतर ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके पूछा, मोदी जी ये बताओ चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी और राहुल गांधी ने आज फिर वही कहा जो बार बार कहते हैं, मोदी जी डरो मत, बताओ चीन ने कब्जा किया है या नहीं। अभी तो सब मिलकर उसे भारत की सीमा से बाहर खदेड़ेंगे। देश जानना चाहता है, इन सवालों को उठाना हमारा फर्ज बनता है। हम ये पूछना चाहेंगे ये सब क्यों हो रहा है? प्रश्न ये है कि स्थिति आई क्यों? that our Prime Minister has been offering clean chit. And I think the government owes this country an answer. एक बहुत जरूरी सवाल उठा है। आज पूरी कांग्रेस ने एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। आज कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को यह दिखाने की कोशिश की कि वो मोदी से नहीं डरते, वो कायर नहीं हैं, वो भी मोदी से सवाल पूछ सकते हैं। कांग्रेस के नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कोऑर्डिनेटेड अटैक को स्पीक अप इंडिया नाम दिया गया है।
इस मुहिम के तहत कांग्रेस के हर बड़े नेता ने वीडियो पोस्ट करके नरेंद्र मोदी से उनकी सरकार से सवाल पूछे। शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की, फिर सोनिया गांधी का वीडियो आया। इसके बाद तो दर्जनों नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। जो कई महीनों से नहीं बोले वो भी आज बोल गए। सवाल भी कॉमन थे, मुद्दा भी कॉमन था। एक ही बात थी, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया या नहीं। मोदी देश को असलियत क्यों नहीं बता रहे? कांग्रेस के नेता मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और खुद ही फैसला सुना रहे हैं कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, पर दूसरी ओर रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ने आज उसी अंदाज में वीडियो पोस्ट किया जिस अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से CWC की मीटिंग में बात की थी। वही पुरानी बातें, मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी डरते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी सच बोले, फिर ये बता भी रहे हैं कि सच क्या है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हाँ, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आमतौर पर प्रियंका गांधी यूपी के मामलों तक सीमित रहती है, लेकिन इस बार वो राहुल का साथ देने के लिए सामने आई। प्रियंका ने भी मोदी के सामने सवाल उछाले। जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे, तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को यह हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए? अब सवाल यह है कि कांग्रेस अचानक सरकार पर इतनी हमलावर क्यों हो गई? 2014 से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का कोऑर्डिनेटेड और वेल प्लान्ड अटैक किया। अगर सिर्फ राहुल, सोनिया और प्रियंका के वीडियो आते तो बात अलग थी, लेकिन आज सारे CWC मेंबर्स, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज, प्रदेश अध्यक्ष और MPs तक सब ने एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। काफी दिनों से खामोश गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, आनंद शर्मा, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे तमाम नेता आज ट्विटर पर दिखे। हमें ये उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री चीन को करारा जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने के बजाय उन्होंने चीन को और चीन की फौज को सर्टिफिकेट दिया कि वो अंदर घुसे ही नहीं थे हिंदुस्तान की किसी भी सरहद पे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल ने भी कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि जिस तरह सारे पड़ोसी भारत के खिलाफ हो गए, उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया है। ये सब क्यों हो रहा है? चाइनीज सरहद पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सरहद पे क्या हो रहा है? नेपाल के साथ क्या हो रहा है? श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है? हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या क्या हो रहा है? हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो क्या है, उसको एक्सपोज करके रख दिया। Doklam this year, there has been tension along the LAC, in the entire LAC from east to west. And when that was the situation, how is it that even now these orders were not countermanded or the policy of engagement was not changed? It should have been changed once Doklam took place and the aggressive nature of the Chinese became known to everybody. गलवान वैली और पैंगोंग लेक के मामले में कांग्रेस जिस तरह से लगातार सरकार पर हमलावर है, खास बात यह है कि कांग्रेस को इस मामले में दूसरी अपोजिशन पार्टीज के सपोर्ट भी नहीं मिल रहे। जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें भी कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। खुद महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना और एनसीपी ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया। मायावती भी कह चुकी हैं कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, बल्कि सरकार और सेना के साथ खड़े होने का है। ऐसे वक्त में राहुल की जिद के आगे झुकी कांग्रेस के रुख से पूरा देश हैरान है। लगता है राहुल गांधी को यह कहने का बड़ा शौक है कि मोदी जी उनसे डरते हैं। पिछले 10 दिन में वो 3 बार कह चुके हैं, मोदी जी डरिए मत।
मुझे याद है चुनाव के दौरान भी राहुल कहते थे, मोदी जी मेरी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, मुझसे डरते हैं। एक बार कहा, आपने देखा मेरे डर से मोदी जी का चेहरा कितना छोटा हो गया है। राहुल राफेल की बात उठाते थे और कहते थे, मोदी जी की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है, मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। पर जनता ने राहुल की बातों पर भरोसा नहीं किया। लोगों ने पूछा, डरते मोदी जी हैं, और लोकसभा में उनकी सीट पर गले लगाने राहुल गए। मुझे लगता है यह कोई नहीं मानेगा कि मोदी किसी से डरते हैं। बात उल्टी है, मोदी को किसी का डर नहीं। मोदी ने 2-2 बार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हिम्मत दिखाकर आर्टिकल 370 हटाया। डरने वाले ऐसे काम नहीं करते, और ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। लेकिन राहुल ने अब फिर वही राग शुरू किया है। फर्क इतना है, अब वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी डरपोक कह रहे हैं। उन्होंने भरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा, आप लोग मोदी से डरते हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया कि वो मोदी से नहीं डरते, बल्कि राहुल से डरते हैं। जो कल तक राहुल को ज्ञान दे रहे थे, वो सब अपनी वफादारी साबित करने में लग गए। इन सब के वीडियोस तो मैंने आपको दिखाए हैं। खैर, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। जब पार्टी के नेताओं के समझाने से राहुल नहीं समझे, शरद पवार के साफ साफ कहने के बाद भी नहीं समझे, तो और किसी के कहने से क्या समझेंगे। इसकी उम्मीद भी बेकार है। राहुल बार बार पूछ रहे कि सरहद पर हो क्या रहा है, क्या चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है? तो उनको रिपोर्ट देखनी चाहिए, सरहद पर कैसे हालात हैं। लेह में मौजूद हमारे संवाददाता अमित पालित और इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखकर यह अंदाजा लगेगा। लद्दाख इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। अब सारे एसेट्स को परखा जा रहा है ताकि चीन का पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जा सके। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद और अमित पालित ने बैटलफील्ड लद्दाख को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लद्दाख में एयरफोर्स ने 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड रिएक्टिवेट कर दिए हैं। इस वक्त दौलत बेग ओल्डी के अलावा फुक्से और न्योमा लैंडिंग ग्राउंड पर जहाजों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सुपर हरक्यूलिस, ग्लोब मास्टर, AN-32 जैसे जहाज लैंड कर रहे हैं और जवानों की आवाजाही भी लगातार हो रही है। लेह के आसमान में इस वक्त सुकोई 30 MKI विमान परवाज भरता हुआ नजर आ रहा है, आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो तस्वीर नजर आई है वो पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आई थी। आज एक साथ 3 सुकोई 30 MKI विमानों ने फॉर्मेशंस के साथ यहाँ पर लगातार एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग की है। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, इसमें सुकोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर विमान है। और ऐसे यहाँ पर 3 और विमान इसके साथ यहाँ पर फॉर्मेशंस के साथ फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मैन्यूवरिंग की जा रही है। ये दूसरा Su-30 MKI विमान पहला आप देख चुके हैं, आप दूसरा भी देखिए किस तरह से इसने लेह के जो एयरपोर्ट पर टचडाउन किया और उसके बाद उड़ गया। यानी कि ये फ्लाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन जब ये वापस आते हैं, ये टचडाउन करते हैं लेह के एयर स्ट्रिप पर, लेकिन रुकते नहीं है, उसके बाद ये वापस आसमान में उड़ जाते हैं। अमित पालित ने बताया कि लद्दाख में पूरे दिन इसी तरह जहाजों की पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इन एसेट्स की लंबी लिस्ट है। नेवल एसेट्स के तौर पर P-8I सर्विलांस कर रहा है। चीन के हर जहाज का काउंटर तैयार है। अगर चीन का कोई विमान सरहद पार करता है तो सबसे पहले एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवैक्स एक्टिव होंगे। इसकी जानकारी दूसरे जहाजों को मिलेगी। इसके बाद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के हिसाब से फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर को एंगेज किया जा सकता है। इस वक्त लद्दाख में हमारे सभी फाइटर प्लेन मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, MiG-29 अपग्रेडेड मौजूद हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी रेडी है। हेलीकॉप्टर्स को एंगेज करने की जरूरत हुई तो चिनूक और अपाचे अपना दम दिखाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ने लेह लद्दाख में अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। रोजाना यहां पर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर ड्रिल्स करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अटैक हेलीकॉप्टर्स हो या फिर लॉजिस्टिकल विमान हो या फिर हमारे टैक्टिकल विमान रोजाना यहां पर एयर कॉम्बैट ड्रिल करते हैं। साथ ही साथ LAC की निगरानी भी करते हैं। Su-30 MKI हो, MiG-29 हो या फिर अटैक हेलीकॉप्टर जैसे रुद्रा या फिर अपाचे हो या फिर हमारे टैक्टिकल विमान या एयरक्राफ्ट कह सकते हैं जिन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर्स और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हरक्यूलिस, ये सभी हमारे बेहतरीन विमानों को यहां पर तैनात किया गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो ये विमान
भारतीय सेना को ग्राउंड सपोर्ट दे सके और साथ ही साथ अगर चीन हवाई रास्ते से भारत में अटैक करने की कोशिश करे तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। आसमान के साथ जमीन पर भी चीन को मात देने की तैयारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लद्दाख में 1500 किलोमीटर की एलएसी पर भारतीय सेना के 65 पॉइंट एक्टिवेट हो चुके हैं और हर जगह भारतीय सेना की अचूक तैयारी है। इनमें चुमा, पैंगोंग त्सो, फिंगर 4 के अलावा फुक्से, चुशु, डेप्सांग, बोटलनेक, रॉकी नाला, गोगरा, गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 शामिल है। इसके साथ ही अक्साई चीन के पास दौलत बे गोल्डी सेक्टर, इसके 4 पेट्रोलिंग पॉइंट और यहाँ का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट हो चुका है। ट्रिग हाइट और स्पांगुर गैप में भी सेना तैनात हो चुकी है। इन्हें पूरी तरह डोमिनेट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के जवानों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 826 किलोमीटर के अपनी तरफ करीबन 35,000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर रखा है। इनके साथ इनके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड टैंक भी मौजूद है। ये पूरा एरिया साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के अंदर आता है, जिसके कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन है। साथ में इन सबको आदेश देने वाला कोई और नहीं बल्कि 6 मोटराइज्ड डिवीजन है। यहाँ तक कि डेप्सांग से लेकर डीबीओ तक के इस पूरे इलाके में इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 10,000 सैनिकों को चाइनीज पीएलए ने तैनात किया है। ये फिर अपने साथ आर्टिलरी गन्स, साथ में एयर डिफेंस सिस्टम और आर्मर्ड टैंक्स भी लेकर आए हैं। ये सभी 4 मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन और 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के हैं। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है, दरअसल डीबीओ और देप्सांग के साथ साथ चुमार, डेमचौक, चुशूल और पेंगोंगसो के इलाके में इन्होंने अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है और इनके सपोर्ट के लिए और वेपन्स को भेजा जा रहा है। इस वक्त चीन का फोकस गलवान के साथ अब पैंगोंग त्सो और डेप्सांग वैली पर शिफ्ट हो चुका है। पैंगोंग में चीन के 2000 जवान हैं। वो यहाँ फिंगर 5 के ऊपर बैठकर हमारी सेना की पोजीशन को मॉनिटर करना चाहता है। बड़ी बात यह भी है कि डेप्सांग वैली में भी चाइनीज पीएलए के एडिशनल ट्रूप्स पहुंचे हैं। इन्हें चीन ने अपने चिपचाप मिलिट्री बेस से भेजा है। एक बार फिर से बोटलनेक के आसपास के पूरे इलाके में चाइनीज पीएलए ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो अपने साथ आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्मर्ड टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आए हैं। ये बताना जरूरी है कि खासतौर पे डीबीओ का ये एरिया 7 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पड़ता है। दरअसल ये स्ट्रेटेजिक तौर पे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में अगर चाइनीज पीएलए इसके ऊपर दबाव बनाता है तो वो काराकोरम पास के एक्सेस पर और उसके साथ डीएसडीबीओ रोड के ऊपर भी दबाव बना सकता है। इसीलिए रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना ने अपनी पूरी मुस्तैदी बढ़ाते हुए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। और ऑपरेशनल डिटेल हम शेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस समय फॉरवर्ड लाइन पर भारतीय सेना और साथ में वायुसेना के सभी एसेट्स 24 घंटे चीन की हर एक हरकत की निगरानी कर रहे हैं। चीन के सैनिकों को जवाब देने के लिए आर्मी का मास्टर प्लान रेडी है। 36,000 जवानों की 3 डिवीजन को लद्दाख भेजा गया है। इसे मिलाकर अब लद्दाख में 45,000 से ज्यादा सैनिक डिप्लॉय हो चुके हैं। अकेले पैंगोंग त्सो में चीन के 1 के मुकाबले हमारे 9 सैनिकों की तैनाती है। और जहां तक हथियारों की बात है तो इस वक्त जवानों के लिए इन्फेंट्री वेपन के तौर पर 9 से ज्यादा एसेट्स मौजूद हैं। भीष्म और T-72 टैंक्स का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। यानी चीन अगर एलएसी पर कोई गुस्ताखी करेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेह में जो हालात हैं, लद्दाख में जो टेंशन है, हमारी फौज कितनी अलर्ट है, इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती हैं। इनको कोई समझे न समझे, लेकिन एक बात पर पूरा देश एक है, हमारे जवानों ने चीन की फौजों को सबक सिखाने के लिए जो जाबाजी दिखाई, जो शौर्य दिखाया, उसकी दास्तान हम सब के लिए बार बार सुनने लायक है। और आज एक ऐसी दास्तान मैं आपको बता रहा हूं। गलवान में चीनी फौजियों ने धोखे से हमला किया। उस वक्त हमारे सैनिक कम थे, चीनी ज्यादा थे। जिन 20 सैनिकों की शहादत हुई, इनमें एक बहादुर जवान था गुरतेज सिंह, उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन शहीद होने से पहले 12 चीनियों को मौत के घाट उतार कर गया। गुरतेज के हौसले की दास्तान अब सामने आई है और यह सुनेंगे तो आपका सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा। 3rd पंजाब की घातक प्लाटून के सिपाही गुरतेज सिंह ने 15-16 जून की रात चीन के फौजियों के दांत खट्टे कर दिए थे। उस दिन गुरतेज सिंह के साथ मौजूद जवानों ने झड़प की जो डिटेल बताई, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथी जवानों ने बताया कि गुरतेज सिंह पर 4 चीनी सैनिकों ने एक साथ हमला किया। गुरतेज सिंह बोले सोनिहाल,
सत श्री अकाल और चीनी फौजियों से भिड़ गए। उन्होंने चीन के चारों फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वक्त गुरतेज सिंह का पैर फिसल गया, वो नीचे बड़े पत्थर पर गिर गए, लेकिन गुरतेज सिंह घायल शेर की तरह वापस आए और गुरतेज ने अपनी कृपाण से 7 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। नीचे गिरने पर गुरतेज की गर्दन पर गंभीर चोट आई थी, लेकिन शहीद होने से पहले गुरतेज ने अपनी पगड़ी बांधी। इसी वक्त चीनियों ने फिर से इस घायल शेर पर पीछे से वार किया। इसके बाद भी उन्होंने एक चीनी को कृपाण से मार डाला और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत माता का ये लाल भारत माता की गोद में सो गया। गुरतेज सिंह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनकी मां ने बताया कि बचपन से ही फौज में भर्ती होना चाहते थे। वो बार बार कहते थे, मां मुझे भर्ती होना है। मां ने बताया कि गुरतेज पहली बार में ही भर्ती हो गया था जिस दिन गुरतेज सिंह ने देश के लिए जान न्यौछावर की। उनके गांव में बड़े भाई गुरप्रीत सिंह की शादी थी, लेकिन देश की खातिर गुरतेज भाई की शादी में नहीं गए। गांव में बड़े भाई की शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गुरतेज सिर पर कफन बांधकर चीनी फौजियों से लड़ रहे थे। ये वो दास्तां है, ये वो पराक्रम है, ये वो बलिदान है जो हमारे हर सैनिक में है। वक्त आने पर हमारा एक एक जवान दुश्मन को 100-100 जवानों पर भारी पड़ेगा। ये बात गुरतेज चीनियों को समझा कर गए। राहुल गांधी को सरकार पर भले यकीन हो या ना हो, उन्हें देश की वीर जवानों के शौर्य पर यकीन करना चाहिए। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए। लद्दाख बॉर्डर से लौटकर आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक्चुअल सिचुएशन बताई और हालात से निपटने के लिए की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया। जनरल बिपिन रावत ने रूस से 3 दिन के दौरे के बाद लौटे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया और राजनाथ सिंह ने एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई। मोदी ने साफ साफ हिदायत दी है कि हालात को देखते हुए सेना के अफसर जो ठीक समझें वो करें। उन्हें फैसला लेने की पूरी आजादी है, वो दिल्ली की तरफ ना देखें। पूरा देश, पूरी सरकार सैनिकों के साथ खड़ी है। अब इससे ज्यादा साफ और खुली बात और क्या कही जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी और ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं। उन्होंने ये भी पूछा, जब सब कुछ ठीक है तो सरहद पर टेंशन क्यों है? जब चीन LAC पर अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है, जब चीन साजो सामान जुटा रहा था, तब क्या हमारी एजेंसी सो रही थी? तो इसका जवाब भी आज मिल जाएगा और जवाब वो लोग देंगे जिन लोगों ने सरहद पर होती हुई हलचल को अपनी आंखों से देखा है। हमारे संवाददाता अमित पालित ने लेह लद्दाख में रहने वाले कुछ लोकल लोगों से बात की। इन लोगों ने बताया कि बिल्डअप तो मई के पहले हफ्ते में शुरू हो गया था। चीन की हरकतों को देखते हुए हमारी फौज पहले दिन से एक्शन में थी और हमारे सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही थी। इसलिए इलाके के लोगों में यह आशंका थी कुछ बड़ा होने वाला है। आज पूरे देश को लद्दाख के इन लोगों की बात सुननी चाहिए और जो सवाल उठे हैं, जो कंफ्यूजन हुआ है, वो दूर हो जाएगा। LAC पर हलचल तेज है, सेना का मूवमेंट जारी है, लेकिन इन इलाकों की रियल पिक्चर समझने के लिए हमारे संवाददाता अमित पालित ने दरबुक और चुशुल के काउंसलर से बात की। उनसे पूरे डेवलपमेंट का फर्स्ट हैंड अकाउंट समझा। चूंकि इस वक्त फॉरवर्ड इलाकों में जाने पर पाबंदी है, LAC के आखिरी गांव तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए काउंसलर्स ने पैंगोंग, चुशुल, गलवान, डेप्सांग और दरबुक के पूरे हालात को सैटेलाइट मैप पर समझाया। काउंसलर्स ने बताया कि सिचुएशन तो मई से ही टेंस हो गई थी। चीन ने जब बिल्डअप बढ़ाया तो भारत ने भी उसी के हिसाब से तैयारी की। खासकर पैंगोंग के फिंगर 4 के पास तनाव जबरदस्त है। काउंसलर्स ने बताया कि चीन की फौज की प्रेजेंस रात में मालूम पड़ती है। पहले अप्रैल तक यहाँ शाम के बाद लाइट नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब गांव से पहाड़ों की तरफ चीनी रोशनी दिखने लगी है। शाम को रात होते समय कुछ लाइट वगैरह दिख रहा है करके लोग कह रहे हैं, तो ये चीज वहाँ दिखाई दे रहा है, गांव से दिखाई दे रहा है। अदरवाइज वो पहाड़ के पीछे है तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जी मिस्टर तानजीन, आपने अभी ये कहा कि रात को कुछ लाइट जलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कौन कौन से गांव है जहां पर पहले इस तरह से लाइट्स नहीं दिखती थी और अब जून के महीने में या मई जून के महीने में उनको लाइट्स नजर आ रही है? ये
मेरक और खगतत जो फिंगर 4, 3, 2, 1 की दूसरी तरफ है, इस तरफ है, तो वहां से दिखता है, वो माउंटेन्स दिखता है वहां से। तो वहाँ वो ये 2 विलेजेस है जहाँ से ये लाइट्स वगैरह दिख रहा है। ये जो लास्ट विलेजेस है, जैसे ये गांव पूरा जो है बॉर्डर के फर्स्ट विलेजेस है। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है लुकुंग। तो यहाँ से आगे एक युर्गो करके गांव है, उससे आगे फोबरंग करके है। बाकी स्पंगमिक, मान, मेरक, खगतेत, छुशुल, ये सभी गांव जो है बॉर्डर की फर्स्ट विलेजेस है। जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है ये बॉर्डर है, हाँ जी। और मेरक ये गांव है और ये खगतेत गांव है। यहाँ से शाम के समय, अंधेरे के समय यहाँ से लाइट वगैरह दिखाई दे रहा करके लोग कह रहे हैं कि ये एरियल डिस्टेंस में ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ से घूम के जाते हैं फिर 150 किलोमीटर की दूरी पे है, और एरियल डिस्टेंस में जाते हैं तो मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक ही होगा। तो ये लाइट्स वगैरह दिख रहा करके लोग कह रहे हैं, जो पहले नहीं दिखते थे। लोग इस वक्त समझना चाहते हैं कि पैंगोंग त्सो की फिंगर्स का आखिर मतलब क्या है। फिंगर 1, 2, 3, 4 आखिर है क्या? इसे भी चुशुल के काउंसलर ने सिंपल तरीके से समझाया। काउंसलर ने कहा कि ये सारी आर्मी की टर्म्स हैं, लेकिन असल में इनके अलग अलग नाम हैं। सिविलियंस फिंगर 4, 5 नहीं समझते, वो इन्हें अपने इलाकों के नाम से जानते हैं। ये फिंगर 4, 3, 2, 5, 8 सारा आर्मी की टर्म है। बाकी सिविलियंस का इसका नाम जो है फिंगर 4 को रेतर नगा बोलते हैं। तो उससे आगे जो है ये कार वैली बोलते हैं हमारा सिविलियंस का। उससे आगे भी जाते हैं तो वो सिविलियंस का अलग नाम है, आर्मी ने अलग नाम डाल किया हुआ है। बाकी पैंगोंग फिंगर 4 से मोड़ता है, चाइना की तरफ मोड़ता है, तो वहां से सिविलियंस को ये नहीं दिखाई देता कि वहां से क्या एक्टिविटीज वगैरह हो रहा करके, क्योंकि पहले जो है ये हमारा सारा नोमैड्स एरिया है। जो लोग जितने भी ईस्टर्न लद्दाख में जो लोग रह रहे हैं वो मैक्सिमम लाइफ स्टॉक पे डिपेंड है, पश्मीना गोट पे डिपेंड है। तो वो लोग ग्रेजिंग के लिए लोग वहां पे जाते थे। इवन 62 के पहले भी जाते थे, बाद में भी जाते थे। ये फिंगर सिरजा तक जाते थे, यहाँ तक सिरजा बोलते हैं, सिरजा तक जाते थे। तो ये हमारा वहाँ पे लैंडमार्क भी है, अभी भी पता है ये वहाँ पे लैंडमार्क दिखाई दे रहा होगा, लेकिन गए नहीं है लोग वहाँ पे। तो ये है कि वहाँ पे चाहे शीप पेन हो, कैटल पेन हो, और ये जो टेन लगाते हैं उसकी निशानी हो, वो सारा अभी भी होगा। अगर चाइना के नोमैड्स और इंडिया के नोमैड्स अगर बीच में मिलाते हैं तो उनको पता होगा कि चाइना का कहाँ तक है, इंडिया का कहाँ तक है। तो इनका चाइना का ज्यादातर क्लेम करना ये बिल्कुल भी वो नहीं है, उनका बनते ही नहीं है। इसके बाद कोंचोक स्टानजिन ने एक और बड़ी बात कही। चुशुल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने बताया कि ईस्टर्न लद्दाख से हमारी आर्मी का बिल्डअप अब हर तरफ बढ़ चुका है। अब सबके मन में सवाल यह, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी बातें छोड़ दीजिए, 1962 की, 1967 की बातें छोड़ दीजिए। ये लोग कहते हैं कि वो चीन अलग था, अब तो चीन बिजनेस और ट्रेड वाला चीन है। पर चीन पर भरोसा कैसे करें? पहली बात, उसका पाकिस्तान के साथ गठबंधन है, रिश्ता है। चीन ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर कभी सवाल नहीं पूछे। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। चीन हर बात में पाकिस्तान का पक्ष लेता है। इस चीन पर कैसे यकीन करें? चीन ने भारत के परंपरागत दोस्तों, पड़ोसी मुल्कों को पैसे के बल पर अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की है। पहले नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और अब बांग्लादेश को फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करके इन देशों पर भारत के असर को कम करने की कोशिश में अभी भी लगा हुआ है। इस चीन पर कैसे भरोसा करें? जब यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट मेंबर बनाने की बात आती है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत को शामिल करने की बात आती है, तो चीन इसका विरोध करता है। फिर चीन पर कैसे भरोसा करें? सवाल यह कि चीन ने भारत के साथ संबंध खराब क्यों किए? भारत के साथ तो उसका ट्रेड का बड़ा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से चीन के साथ रिश्ते सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक ये भी सच है कि मोदी ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया, पर उसके सामने सरेंडर नहीं किया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं किया। इंडो पैसिफिक एशिया में, दक्षिण चीन सागर में भारत ने अमेरिका का साथ देना बेहतर समझा। चीन के न चाहते हुए भी सरहद पर चीन के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, रोड बनाए, पुल बनाए, जो पहले हमारे देश की सरकारों ने कभी नहीं किया। वो मोदी सरकार ने किया। मोदी ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, ये भी चीन को पसंद नहीं आया।
भारत और अमेरिका की गहराती दोस्ती भी चीन को अखरती है। अमेरिका की पहल पर भारत को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 देशों के फोरम पर लाना भी चीन को अच्छा नहीं लगा। भारत की रशिया के साथ बढ़ती दोस्ती और मजबूत होते रिश्ते चीन को पसंद नहीं आए। ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के बाद चीन ने अपनी चाल बदली है, रणनीति बदली है। सिर्फ भारत से नहीं, कई देशों से उसने तकरार मोल ली है। एलएसी पर तनाव चीन की इसी बदली हुई विदेश नीति का नतीजा है। चीन को दिखाना है कि वो कोरोना के वायरस की बदनामी से विचलित नहीं हुआ है। वो ग्लोबल ऑर्डर में अपने आप को और बड़ा दिखाना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका ने चीन पर जबरदस्त दबाव बनाया है, ताइवान ने आंखें दिखाई है, साउथ चाइना सी में हुए नेवल इंसिडेंट चीन के लिए अच्छे नहीं है, हांगकांग में लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इतने सारे फ्रंट खुले हुए हैं। ऐसे हालात में भारत से रिश्ते तोड़ने का चीन को काफी नुकसान होगा। दुनिया में भारत को चीन का काउंटर वेट कहा जाता है। अब चीन की वजह से जब भारत और अमेरिका की नजदीकियां और बढ़ेंगी, भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होगी, इसका चाइना को नुकसान होगा। लेकिन चाइना का सिर्फ सरहद पर धोखा नहीं मिला, उसका बड़ा धोखा पूरी दुनिया को मिला वायरस के जरिए, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज वायरस कहा था। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 5 लाख को पार करने वाली है। महाराष्ट्र में अब तक करीब 1.5 लाख कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। मुंबई में यह आंकड़ा 70,000 को पार कर चुका है। सरकार और बीएमसी कोरोना को ठीक करने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आज मुंबई से हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने जो वीडियो भेजा वो कुछ और ही कहता है। ये दिल दहलाने वाला वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके के सरकारी क्वारंटीन सेंटर का है। सेंटर के कमरे में पिता की लाश सामने पड़ी है, बेटा रो रहा है, 2 बेटियां सदमे में बैठी हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मदद के लिए किसे पुकारें, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर में न तो नर्स थी न डॉक्टर। पिता की हालत बिगड़ने पर बेटे ने हर जगह मदद मांगी, हर जगह गुहार लगाई। बीएमसी में फोन किया, हॉस्पिटल में फोन किया, डॉक्टर भेजने को कहा, लेकिन डॉक्टर 10 घंटे बाद पहुंचा। तब तक पिता अपने बच्चों के सामने दम तोड़ चुके थे। या लोकांनी आम्हाला जबरदस्ती इथे क्वारंटाईन केले आणि त्यांच्यामुळे आज माझ्या वडिलांचा इथे जीव गेलाय। याला जबाबदार हे लोक 4 जण आहेत। आम्ही होम क्वारंटाईन होत असताना सुद्धा आम्हाला होम क्वारंटाईन होऊ दिलं नाहीये आणि इथे आणून माझ्या वडिलांचा जीव घालवलाय ना, जेवायला वेळेवर ना। कमरे में 3 लोग हैं, सामने एक लाश पड़ी है, लाश पिता की है। सामने 2 बहनें बैठी हैं, उसका बेटा पिता की मौत पर रो रहा है। बेटियों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्या कहें, पिता की मौत पर रोए या अपने भाई को संभालें, क्योंकि परिवार सरकारी क्वारंटीन सेंटर में है और यहां मदद करने वाला कोई नहीं होता। गणेश ने बीएमसी के क्वारंटीन सेंटर की जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़ी करने वाली है। गणेश के पिता को या परिवार के किसी मेंबर को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं था। पड़ोस में कोरोना से एक शख्स की मौत हुई थी, इसलिए गणेश के परिवार वाले खुद होम क्वारंटीन में थे। लेकिन बीएमसी की टीम आई और पूरे परिवार को जबरदस्ती सरकारी क्वारंटीन सेंटर लेकर चली गई। इसके बाद कोई पूछने नहीं आया कि परिवार का हाल क्या है, खाना मिल रहा है या नहीं, किसी की तबीयत तो खराब नहीं है। इस परिवार को 23 जून को घाटकोपर के सेंटर में लाया गया था और 24 जून को गणेश के पिता की तबीयत बिगड़ी। गणेश और उसकी बहन बीएमसी के लोगों को फोन करते रहे, डॉक्टरों को फोन लगाया, कोई नहीं आया। जब 10 घंटे के बाद डॉक्टर पहुंचे तब तक पिता दुनिया से जा चुके थे। मेरे पिताजी काफ़ी डरे हुए थे उस वक्त कि हमें हमारे घर में होम क्वारंटाइन होने दीजिए, हमें वहाँ पर नहीं जाना है। फिर भी उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सुबह 7 बजे से मैं डॉक्टर के लिए बोल रहा था यहाँ पे कि आप हमें डॉक्टर प्रोवाइड कीजिए, लेकिन हर 1 घंटे के बाद वो यही जवाब देते थे कि अभी आएंगे अभी आएंगे। 10 घंटे के बाद डॉक्टर आया। मैंने उनसे पूछा भी कि इन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने नहीं कहा। अब गणेश के सिर से पिता का साया उठ गया।
उसकी बहनें भी अनाथ हो गई, लेकिन इससे बीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गणेश का कहना है कि अगर होम क्वारंटीन में रहते तो कुछ नहीं होता। क्वारंटीन सेंटर का हाल देखकर गणेश की बात सही लगती है। सिर्फ बिल्डिंग है, कमरों में न पंखे हैं न बेड है, बस जमीन पर गद्दे पड़े दिया जाता है। फिर इनका क्या हाल है ये देखने वाला कोई नहीं होता। डॉक्टर तो दूर, नर्सिंग स्टाफ भी नहीं है। इंडिया टीवी रिपोर्टर दिन भर बीएमसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बीएमसी के अधिकारी कैमरे पर सच बोलने से बचते रहे। बीएमसी कमिश्नर ने एक प्रेस नोट भेजकर क्वारंटीन सेंटर में लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया। मैंने आज की बात में मुंबई के हॉस्पिटल में हुई बंद इंतजामी की तस्वीरें कई बार दिखाई हैं, वार्ड्स में पड़ी लाशों की तस्वीरें दिखाई हैं। अच्छी बात है कि बीएमसी ने तुरंत उन पर एक्शन लिया है, लेकिन दुख की बात है कि इस तरह की खबरें आने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा। मतलब साफ है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। बच्चों के सामने पिता की मौत हो जाए, बेटा फोन करके डॉक्टर को भेजने की गुहार लगाता रहे, कोई मदद के लिए ना आए। डॉक्टर तब पहुंचे जब पिता की मौत हो चुकी हो। इस तरह का एक भी मामला पूरे सिस्टम पर दाग है। इस तरह की एक घटना पूरे समाज में सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा करती है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कोरोना से लड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की पूरे देश में तारीफ हो रही है, उनसे सीखने की जरूरत है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से लड़ाई में कैसे जीत हासिल की, इसकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। देश की आबादी 24 करोड़ है, लेकिन कोरोना के केसेस की संख्या 20,000 के करीब है। कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,000 से कम है। सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हॉस्पिटल्स में बेहतर इंतजाम किए, बेहतर क्वारंटीन सेंटर्स बनवाए, बल्कि जो लोग दूसरे राज्यों से यूपी वापस आए थे उनके लिए रोजगार का इंतजाम भी कर रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना की शुरुआत की तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। मोदी ने कहा, योगी ने आपदा को अवसर में बदला और उनकी लीडरशिप में यूपी में जो काम हुआ उसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। प्रधानमंत्री ने चाइनीज वायरस के संक्रमण का फैक्ट के ग्राउंड पर कैलकुलेशन और कंपैरिजन किया। इसे सरल शब्दों में समझिए। एक तरफ है चाइनीज वायरस से युद्ध लड़ रहा 24 करोड़ की पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ है नक्शे पर दुनिया के 4 विकसित नेशन, ब्रिटेन जिसकी आबादी है करीब 6 करोड़, स्पेन जिसकी आबादी है 5 करोड़, फ्रांस जिसकी आबादी है 7 करोड़, इटली जिसकी आबादी है 6 करोड़। चारों मुल्कों की पॉपुलेशन का टोटल फिगर है 24 करोड़। चाइनीज वायरस के खिलाफ युद्ध में अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 600 डेथ रिकॉर्ड हुई, जबकि यूरोप के चारों मुल्कों में 1,30,000 मौत। जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। चाइनीज वायरस के खिलाफ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल है क्या, इसको 10 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। मार्च में सीएम योगी ने स्पेशल टीम 11 बनाई। लॉकडाउन का सख्ती से पूरे प्रदेश में पालन शुरू हुआ। कोरोना मरीजों का सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज हुआ। 1 लाख कोविड बेड अलग से तैयार किए गए। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट यानी ट्रिपल टी। महंगे वेंटिलेटर की जगह सस्ते वेंटिलेटर बनाए। 35 लाख प्रवासी मजदूरों की कड़ी निगरानी हुई। 14 दिन का क्वारंटीन करवाया गया। प्रदेश में 60,000 निगरानी समितियां बनाई गई। 2 लाख आशा बहुओं ने घर घर स्क्रीनिंग की। कोरोना के खिलाफ जंग का मोर्चा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने संभाला। टास्क बड़ा था, चैलेंज मुश्किल था, लेकिन सही वक्त पर सही फैसलों ने चाइनीज वायरस के संक्रमण को कंट्रोल में रखा। यूपी की 112 पुलिस सेवा में राशन और दवा की होम डिलीवरी करवाई।
मार्च में सिर्फ 60 टेस्टिंग से आज 20,000 टेस्ट रोजाना की क्षमता। डेली डीएम एसएसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योगी फीडबैक लेते हैं। यूपी में सेल्फ हेल्प ग्रुप पीपीई बना रहे हैं तो चीनी मिल सस्ते सैनिटाइजर। आज नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की, आमतौर पर वो कम लोग इतनी तारीफ करते हैं। लगा कि योगी आदित्यनाथ ने वाकई में कोरोना के कहर से लड़ने में जो ताकत लगाई है, जो इंतजाम किए हैं, वो काबिल तारीफ है। यूपी में दूसरे राज्यों से 40 लाख से ज्यादा मजदूर वापस लौटे। उनके लिए क्वारंटीन सेंटर का इंतजाम करना, उनके लिए राशन का इंतजाम करना, उनके इलाज का इंतजाम करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी ने कोरोना से लड़ते लड़ते इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों की स्किल मैपिंग करवा ली, उनकी योग्यता के आधार से पर उनके लिए रोजगार का इंतजाम कर दिया। दूसरे राज्यों को उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखना चाहिए। अब एक अच्छी खबर आपको बताऊंगा, ये कश्मीर से आई है। कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमा घर में वहां के लोग फिल्में देख पाएंगे। कश्मीर में 3 मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। इसकी तस्वीरें ब्रेक के बाद। अब आपको एक अच्छी खबर बताता हूं। जिस कश्मीर में सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग हुई है, वहां की खूबसूरत वादियों में, उस कश्मीर में आप हैरान होंगे जानकर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। लेकिन अब हालात बदले हैं। कश्मीर के लोग जल्दी ही मल्टीप्लेक्स में बैठकर फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। श्रीनगर के बादामी बाग इलाके में एक नहीं 3 मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। 30 साल बाद ऐसा होगा जब कश्मीर के लोग सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देख पाएंगे। कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद माहौल में धीरे धीरे जो पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, भविष्य की जो नई इमारत खड़ी की जा रही है, उसी का सबूत है श्रीनगर में बन रही ये बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स खुलेगा। इस 3 मंजिला इमारत में एक नहीं बल्कि 3 मल्टीप्लेक्स खुलने वाले हैं। मल्टीप्लेक्स खुलना देश के लोगों के लिए बड़ी बात भले ना हो, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आतंकवादियों की धमकियों के कारण 30 साल पहले कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। तब से कश्मीर के अब 30 साल के बाद मल्टीप्लेक्स बनने शुरू हुए। पूरे देश में मल्टीप्लेक्स क्रांति हुई, लेकिन कश्मीर इससे अछूता था। अब जाकर श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। श्रीनगर के बादामी बाग इलाके में बन रहे इन मल्टीप्लेक्सेस को अगले साल शुरू करने की प्लानिंग है। बादामी बाग इलाके में ही सेना की 15 कोर का हेडक्वार्टर भी है। कश्मीर और बॉलीवुड का रिश्ता पुराना है। 70 के दशक से लेकर 1990 तक शायद ही कोई ऐसी फिल्म बनी हो जिसमें कश्मीर की खूबसूरती को न दर्शाया हो। लेकिन 1990 में कश्मीर में शुरू हुई मिलिटेंसी के साथ ही बॉलीवुड का रिश्ता कश्मीर से टूट गया। वैसे कश्मीर में हमेशा से ऐसा नहीं था। 90 के दशक से पहले सिर्फ श्रीनगर में फिरदौस, शिराय, खयाम, नाज, नीलम, शाह, ब्रॉडवे, रीगल और पैलेडियम जैसे 10 सिनेमा हॉल थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के बाद सिनेमा घरों को ही निशाना बनाया। एक के बाद एक सभी सिनेमा हॉल बंद होते गए। 1999 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने फिर से सिनेमा घर खोलने की कोशिश की। श्रीनगर में 3 सिनेमा घर रीगल, नीलम और ब्रॉडवे दोबारा खोले भी गए, लेकिन आतंकियों ने फिर इन पर हमला किया। रीगल सिनेमा में पहले शो के दौरान ही बम विस्फोट कराया गया, जिसमें एक दर्शक की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। इसके बाद रीगल को बंद करना पड़ा। आतंकियों के खौफ से दर्शक नहीं गए तो बाकी दोनों सिनेमा हॉल भी बंद हो गए। उम्मीद करनी चाहिए कि श्रीनगर में खुल रहे इन मल्टीप्लेक्सेस से न सिर्फ घाटी की फिजा बदलेगी, बल्कि बॉलीवुड एक बार फिर शूटिंग के लिए कश्मीर का रुख करे। मुझे याद है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद मोदी ने कहा था अब कश्मीर के लोगों को फिल्में देखने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, न फिल्म के टीवी पर आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब घाटी में सिनेमा हॉल बनेंगे, बड़े होटल बनेंगे, बड़ी कंपनियां या कारखाने खुलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये सारी बातें धीरे धीरे सही साबित हो रही हैं। कश्मीर में अब आतंकवादियों का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है।